अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स एंड सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ जो सेशन में गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। ही इज हेड ऑफ रिसर्च ऑफ जेज ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वकास गनी साहब की, और उन्हें हम आज अपने सेशन में वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट के हवाले से। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और सबसे पहले जो है सर, मार्केट के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म के हवाले से तो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसी लग रही है, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगी कि मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में कैसी लग रही है। क्योंकि जब से हम 25 के अंदर एंटर हुए हैं मार्केट की, हमने अभी तक वो स्टेबिलिटी नहीं देखी है। ऑन एंड ऑफ मार्केट हमें नजर आ रही है। और अभी रमजान में एज एज पर जो होता है कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि मार्केट को आप शॉर्ट टर्म में कैसा देख रहे हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा इसलिए परेशान है, गालिबन ट्रिगर्स नहीं है जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। हम्म। कुछ नंबर्स भी मैक्रो फ्रंट के ऊपर थोड़े से मुतासिर हुए हैं, जहां हमने इंपोर्ट्स बढ़ के आते हुए देखी। $5.4 बिलियन की इंपोर्ट आई है, जो लास्ट नंबर आया है। करंट अकाउंट में भी डेफिसिट हमने देखा। उससे पहले हम सरप्लसेस देख रहे थे, और फिर जो है अचानक अब डेफिसिट आ रहा है। स्टेट बैंक ने भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इस दफा कट नहीं किया। एक एक्सपेक्टेशन थी कि जी 1% का या आधे % का कट होगा, वो नहीं हुआ। हम्म। तो कुछ तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स शायद साइडवेज हैं, और थोड़ा सा रमजान का भी इफेक्ट है। फिर भी हमने देखा रीसेंट सेशंस में तो कुछ बेहतरी आई है। बट आईएमएफ प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट होगा, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब तक ये आईएमएफ प्रोग्राम हमारा जो स्टाफ लेवल मीटिंग्स है कंप्लीट नहीं होती, हम्म। जब तक कुछ लोग थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। सही। तो सर अभी मुझे अब ये बताएं कि जैसे अगर हम कुछ सेक्टर्स की बात करें, अभी एकदम से जो है हमने देखा कि थोड़ा सा जो हमारे इंडेक्स को सपोर्ट किया है वो हम ऑयल एंड गैस सेक्टर ने इस वक्त कर लिया है। जो इस वीक में हमने जो परफॉर्मेंस देखी है, आगे कैसा देख रहे हैं इस सेक्टर को? क्योंकि सर्कुलर डेब्ट के मामला भी चल रहे हैं, उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ हो रहा है। तो आगे सर्कुलर डेब्ट का मामला कितना आपको लगता है कि ये सॉल्व हो सकेगा, और फिर आगे इस सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसके बारे में न्यूज़ फ्लो आता रहा है कि सर्कुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आईएमएफ को मनाने की। अगर ये हो जाता है तो ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव फॉर द होल चेन। तो तमाम कंपनीज हम देख रहे हैं कि उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। हमने रीसेंट सेशंस में देखा एसएनजीपी और पीएसओ के अंदर हमने काफ़ी इंटरेस्ट देखा, और ये कंटिन्यू करेगा अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सेक्टर्स के हवाले से, अभी जैसे इंटरेस्ट रेट है अनचेंज रहा, लेकिन ऑल ओवर हमने एक साल में देखा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी जो है डिडक्ट हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लेन करें कि इस वक्त जो है जो है बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उसकी अर्निंग्स में फर्क आएगा? थोड़ा सा पहले तो इस हवाले से बताइए। देखिए जी, बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली नेचुरली उसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्क्वीज होंगे। 10% रेट कट हुआ है पिछले 8 माह में, तो ये इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नजर आएगा हमें अर्निंग्स के अंदर भी। हमारे ख्याल है अलबत्ता जो बैंक्स हैं वो अपनी डिविडेंड्स को नहीं कट करेंगी। डिविडेंड जो वो देती हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में वो कंटिन्यू रखेंगी। कुछ मिड टियर बैंक्स हमारा ख्याल है, जैसे बैंक अलबी, बैंक अल्फला, इसके अंदर स्पेस है, उनके कंफर्टेबल कार लेवल्स हैं, तो कुछ वो डिविडेंड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो है हमें लगता है कि डिविडेंड यील्ड के एतबार से अभी भी बैंक्स कुछ रेलेवेंट ही हैं। बहुत से बैंक्स 12 से 13% के यील्ड जो है अभी भी फराहम कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये जानूंगी कि बैंकिंग सेक्टर में हम कमर्शियल बैंक और जो इस्लामिक बैंक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इसके डिफरेंशिएट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप कि क्या इसमें डिफरेंशिएट है। अच्छा जी, कन्वेंशनल बैंक्स हमें पता है कि वो जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो एक बेंचमार्क रखते हैं, चूंकि अभी इस्लामिक बैंक हमारी बैंकिंग डेवलप नहीं हुई है।
इस्लामिक बैंकिंग इतनी, तो वो बेंचमार्क काइबोर ही को लेके चल रहे होते हैं। जो प्रॉफिट रेट, बेसिकली ये इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे होते, ये प्रॉफिट रेट एक तय चार्ज कर रहे होते हैं जो मूव करता है विद द बेंचमार्क विच इज काइबोर फॉर नाउ। जैसे मार्केट थोड़ी डेवलप होती है तो आइडियली होना भी यही चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का अपना एक बेंचमार्क हो, बट फॉर नाउ जो है वो काइबोर को ही देखते हुए रेट सेट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जब काइबोर नीचे आता है तो अर्निंग्स जो हैं वो इम्पैक्ट होती नजर आती है। सही। तो सर अभी इंटरेस्ट रेट की जैसे हम बात करें कि अभी इंटरेस्ट रेट जैसे डिक्रीज हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें बैंकिंग सेक्टर की कि इनकी जो है रिटर्न्स में दोनों में फर्क आया है, कमर्शियल बैंक में भी और इस्लामिक बैंक में भी। तो क्या वजह है? क्योंकि वो तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन इसमें तो ये होता है कि मुनाफा जो है वो जो और हम जैसे कहते हैं कि जी वो लिया जाता है। तो इसका फर्क क्यों आया है? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है चाहे वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो वो दोनों पे इफेक्ट कर गई, दोनों की रिटर्न्स में फर्क आया। जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि इस्लामिक बैंकिंग्स भी जो हैं वो, इस्लामिक बैंक्स भी जो हैं वो भी फॉर नाउ वो काइबोर ही को बेंचमार्क रखते हुए अपने प्रॉफिट रेट सेट करती है। इसके अलावा जिन एवेन्यूज में वो इन्वेस्ट कर रही होती हैं आगे, उसमें भी वो जो पूल ऑफ एसेट्स है वो भी इन्हीं बेंचमार्क्स को फॉलो कर रहा होता है जो कन्वेंशनल हैं। तो उसकी वजह से जो उनकी प्रॉफिट्स भी रिड्यूस होते हैं, वो आगे कस्टमर्स को भी उस हिसाब से प्रॉफिट एडजस्ट करके मिलता है। सही। अच्छा सर, थोड़ी सी आईटी सेक्टर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आईटी सेक्टर को इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त आईटी सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस हमने सच नहीं देखी है। इंडेक्स चला है, सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, लेकिन आईटी सेक्टर उस तरह से नहीं कर रहा। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती हैं, काफी जो है काम भी हो रहा होता है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो उस तरीके से जो है रिटर्न नहीं दिखा रही होती हैं या परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। अच्छा जी, आईटी कंपनीज में हम देखें बहुत सारी आईटी कंपनीज हमारे पास है नहीं। हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड एक प्रोमिनेंट कंपनी है, एक एवेंशॉन है, ऑक्टोपस डिजिटल है, और सो नेटसॉल है। इस तरह चंद कंपनीज ही हैं जो आईटी के अंदर हम जिनको बेंचमार्क करते हैं, जो आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो वो एक्सपैंड कर रही है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, उसकी एडमिन कॉस्ट बढ़ के आ रही है, मार्जिन उसके स्क्वीज हो रहे हैं। लोकली तो ये कंपनीज इतना काम करती नहीं, एक्सपोर्ट ही कर रही होती हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर ओवरऑल हमने देखा है कि नंबर इंप्रूव हुआ है, 26% इंप्रूवमेंट अभी हमने देखी ईयर ओवर ईयर। अभी जो रिसेंट नंबर्स आए तो उसमें भी $2.2 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 4.2 बिलियन तक ये नंबर ले जाए। पिछले साल लगभग $3.25 बिलियन की हमने की थी फिर पिछले फिस्कल ईयर में एक्सपोर्ट्स। तो ये एक्सपोर्ट्स का नंबर गवर्नमेंट तो इवेंचुअली चाहती है कि अगले कुछ चंद सालों में इसको $20 बिलियन तक ले जाए। तो ये कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। ओवरऑल उसका हजम बढ़ रहा है। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर इसलिए हो रही है कि कंपनीज जो हैं वो दूसरे रीजन्स के अंदर खर्चे कर रही हैं, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। उस वजह से कुछ वन ऑफ्स हैं कुछ कंपनीज के अंदर जो हमने लास्ट ईयर में देखे, जिसकी वजह से अर्निंग्स कुछ मुतासिर हुई हैं। बट ये ओवर टाइम जो है बेहतर हो जाएगी, जैसे जैसे हम जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा और उनके जिन रीजन्स में वो एक्सपैंड कर रही हैं उधर से रेवेन्यू आना शुरू होता है। नहीं। अच्छा सर, कुछ कंपनीज हैं इनकी ही आईटी सेक्टर के हवाले से, तो वो जैसे टीआरजी की अगर मैं बात करूं, तो टीआरजी में जो है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं। क्या वजह है कि कुछ ना कुछ कोई न्यूज आ जाती है तो एकदम से जो है वो डाउन हो जाता है, और फिर ये होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या वजह है? क्या इसका बिजनेस मॉडल है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। I'm afraid I probably won't be able to comment on TRG. हम्म। For now, we don't cover that stock. ओके। अच्छा सर, ये टेली कार्ड के हवाले से मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगी कि टेली कार्ड में काफी लोग जो है 2-3 सालों से स्टक हैं। तो आगे आपको क्या लगता है कि चंद सालों में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी? ये होगा, या फिर क्या किया जाए? जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो एग्जिट कर जाएं? क्या इसको देख के लगता है? देखिए, अगेन मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा माजरत के साथ, बट ये कि हम्म। उसकी सब्सिडरी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है कंपनी। और सही। वहाँ से अगर कोई बेहतरी आती है, कुछ प्लान्स थे इनके फॉर सुपरनेट, अगर वो वहाँ से कुछ रियलाइजेशन होती है इन द कमिंग ईयर, जैसे जैसे इकॉनमी बेहतर हो रही है हमारी, हम्म। तो फिर हम देख सकते हैं कि कुछ जो है टेलीकार्ड के अंदर भी हम मूवमेंट देखेंगे और एक्साइटमेंट देखेंगे जो रिटर्न होगी। 1.5 साल पहले बिल्कुल ठीक कह रही है, वो पॉपुलर स्टॉक, और थोड़े टाइम से जो है ये बिल्कुल डल फेज में है और इसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है।
सही। अच्छा सर, रिफाइनरीज के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त रिफाइनरीज को आप कैसा देख रहे हैं, और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त रिफाइनरीज को आगे शॉर्ट टर्म में क्या कहेंगे रिफाइनरीज के हवाले से? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो खैर इसमें कोई खास चेंज अभी नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म के अंदर ऑब्वियसली रिफाइनरीज जो है उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी, कैपेक्स करने हैं। कुछ गवर्नमेंट के साथ इनकी बातचीत चलती रही है, पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो डिस्कशंस कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जैसे ही इसके अंदर खातिर ख्वाह प्रोग्रेस होगी, देन दीज रिफाइनरीज वुड स्टार्ट एंकरिंग कैपेक्स, और वो अपने आप को अपग्रेडेशन की तरफ लेके जा रही होंगी। इवेंचुअली जब ये अपग्रेडेशन हो जाएगी तो रिफाइनरीज का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी इम्प्रूव होगा, और इवेंचुअली अर्निंग्स में भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। सही। और सर, सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें कि सीमेंट सेक्टर को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से इनका काफी कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं कि अभी तो इन्होंने परफॉर्म कर लिया, क्या ये परफॉर्म कर चुकी है या फिर इसमें मजीद अभी पोटेंशियल है इस सेक्टर में? देखिए, सीमेंट सेक्टर ऑब्वियसली 10% इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, तो नेचुरली सीमेंट सेक्टर की डिमांड जो कि बहुत डल रही थी, अब हमारी उम्मीद ये है कि सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड जो है उसके समर हमें नजर आ रहे होंगे। इट विल शो सम इम्प्रूवमेंट, वॉल्यूम में भी इम्प्रूवमेंट होगी। और सीमेंट सेक्टर एक रेजिलियंट सेक्टर, हमने देखा कि माजी में जब कुछ परेशानी होती भी थी तो वो ऑल्टरनेटिव्स के जरिए अपने आप को, अपने बिजनेस को ऑप्टिमली चला रहे थे। आगे जाते हुए भी अब इसी तर्ज पर अगर ये बिजनेसेस रन करेंगे और डिमांड दूसरी जानिब से इम्प्रूव होती है और इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट भी इम्प्रूव होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होंगी अगले फिस्कल ईयर के अंदर। तो हमारे ख्याल है कि यही वजह है कि लोग ये रियलाइज कर रहे हैं, और एक रन अप उसमें हम देख रहे हैं। रिसेंटली जो कीमतें कम भी की गई थी सीमेंट सेक्टर के अंदर, सीमेंट की पर बोरी की जो कीमत थी उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि रीइंस्टेट हो रही हैं। और इसीलिए हम एक दो सेशन से देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं दोबारा सीमेंट की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा ये बताइए हमारे इन्वेस्टर्स को, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के हवाले से बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त, जो सिनेरियो आप देख रहे हैं मार्केट का, उसमें क्या करना चाहिए? थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी जो है आप सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए जी कि अगर जब पैनिक सब कर रहे हैं तो आप पैनिक ना करें। हम्म। आईएमएफ प्रोग्राम हमारा जो ये जो रिव्यू चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें 5-10 दिन डिले हो जाता है तो कोई हम्म। ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्ली एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें इस टाइम में। तो थोड़ा पैनिक हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक अशारियाँ हैं वो सब बेहतरी की जाने भी हैं ब्रॉडली, और चीज़ें इवेंचुअली बेहतरी की जाने भी जाएंगी, और ये रिव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर कोई पैनिक नज़र आता है, मेरे ख्याल से उसमें हमें जो स्टॉक्स हम पसंद कर रहे हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। सिक्लिकल सेक्टर स्टॉक्स जो गायब थे रेडार से लोगों के, वो दोबारा जो है उनमें इंटरेस्ट आ सकता है। सीमेंट सेक्टर में हम देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। ये सेक्टर्स जो है, इसके अलावा स्टील सेक्टर है जो काफ़ी गायब रहा है पिछले 1-2 साल से, उसमें हम्म। भी हम रिवाइवल देख सकते हैं इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। सही। तो इन सेक्टर्स को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इनमें जो है इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू।